दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर जो लोग नए देख रहे होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ सौरमंडल की उत्पत्ति, सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। ठीक है, तो इस पर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी उस समय। ठीक है, एक क्या था, दो तरह की विचारधाराएं कौन कौन थी। एक था कि धार्मिक विचारधारा, ठीक है, और दूसरी तरफ थी वैज्ञानिक विचारधारा। ठीक है, तो धार्मिक विचारधारा और वैज्ञानिक विचारधारा दो तरह की थी। अब देखिए धार्मिक विचारधारा क्या बोलता था और वैज्ञानिक विचारधारा क्या बोलता था। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए धार्मिक विचारधारा में क्या बोल रहा है कि धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत यह माना गया कि सौरमंडल की उत्पत्ति ब्रह्म यानी गॉड से हुआ है। ठीक है, धार्मिक लोग मान रहे हैं, उन लोग का मानना यह है कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म से हुई है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि गॉड से हुआ है। धर्म मानकर चलता है, विज्ञान चलकर मानता है, लेकिन विज्ञान समय के साथ अपने ही बातों को क्या करता है कि गलत करार भी दे देता है। जैसे बहुत सी बातें ऐसी हैं विज्ञान में जो कि अपनी ही बातों को गलत काटा है। ठीक है, जैसे देख लीजिए पहले कहा जाता था कि नहीं सौरमंडल के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है, तो ऐसा उसके बाद आया कि वो गलत है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या आया कि नहीं सूर्य है जो कि ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन अब कहा जाता है कि नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है बल्कि एक किसी किनारे पे है। ठीक है, तो ऐसे ही विज्ञान अपने बातों को भी काट सकता है क्योंकि उसको प्रूफ चाहिए, क्योंकि वो चलता है उसके बाद मानता है कि ये सही है या गलत है। लेकिन धार्मिक विचारधारा क्या था कि ये मान लिया कि ऐसा ब्रह्म से उत्पत्ति हुआ है पृथ्वी कह रहे हैं मतलब कि सौरमंडल का तो हुआ है। ठीक है, अब देखिए धार्मिक विचारधारा तो हो गया, अब वैज्ञानिक विचारधारा क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक विचारधारा दो पार्ट में बट गया, एक तारक विचारधारा, ठीक है, और दूसरा था द्वै तारक विचारधारा। एक तारक विचारधारा कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत से वैज्ञानिक लोग का मानना था ये कि सौरमंडल की उत्पत्ति जो हुई है एक ही कारक से हुई है। ठीक है, लेकिन और बहुत सारे वैज्ञानिक लोग का मानना था कि नहीं जो सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है वो दो कारक से हुई है। ठीक है, तो जो एक कारक वाले थे इनके समर्थक जो थे वो इमैनुअल कांट थे, लाप्लास थे, मॉल्टन थे और चैम्बर्लिन इत्यादि। ये सब क्या क्या थे, ये सब जो थे एक तारक मतलब की विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन द्वै तारक विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज, फ्रेड होयल, लिटिलटन महोदय इत्यादि वगैरह, मतलब कि ये द्वै तारक विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे मतलब कि परिकल्पनाएं दी गई है, वो कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं और क्या क्या है, तो आइए देखिए बोर्ड पे देखते हैं। देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, परिकल्पनाएं क्या होती है आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, देखिए पहले परिकल्पना है पुछल तारक परिकल्पना। ठीक है, इधर देख लीजिए परिकल्पना और इधर प्रतिपादक। आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मतलब कि क्वेश्चन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे कि पुछल तारक परिकल्पना का प्रतिपादक कौन था। ठीक है, तो ये जैसे वायव्य राशि परिकल्पना है तो इसका प्रतिपादक कौन था, तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए आप लोग ये सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए पुछल तारक परिकल्पना क्या है, कॉमेट्स हाइपोथेसिस, मतलब कि कॉमेट दी बॉफन कामते दी बॉफन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1749 में सबसे पहली बार क्या किया था कि सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोला था, बस थोड़ा बहुत ऐसा है। दूसरा था वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब कि गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, मतलब कि इसका प्रतिपादक कौन थे, इमैनुअल कांट थे। ठीक है, इमैनुअल कांट जर्मन के थे जो कि 1755 ईस्वी में
इन्होंने बाह्यपरासी परिकल्पना दिया था। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में बाद में समझेंगे। जो मेन चीजें हैं, बहुत सारा मतलब कि परिकल्पनाएं दी गई है। जो मेन परिकल्पनाएं हैं वो यहाँ पे बोर्ड पे दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर परिकल्पना है, देखिए तीसरा नंबर परिकल्पना क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। मतलब कि लाप्लास एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जो 1796 ईस्वी में इन्होंने निहारिका परिकल्पना दिया। ठीक है, निहारिका परिकल्पना दिया। निहारिका क्या होता है, चलिए डिटेल्स बाद में देखते हैं। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना मतलब कि प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बर्लिन। मतलब इसमें चैम्बर्लिन इनका प्रतिपादक जो है, ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादक चैम्बर्लिन है, जो कि 1905 में इन्होंने दिया था। ठीक है, और चैम्बर्लिन के साथ में एक और थे, मॉल्टन थे। मॉल्टन महोदय भी इनके साथ में काम किया था ग्रहाणु परिकल्पना में। ठीक है, अब देखिए ज्वारी परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जेफरीज। जेम्स और जेफरीज जो दिए थे 1919 में दिए थे। ठीक है, अपने परिकल्पना जो टाइडल परिकल्पना था। नवतारा परिकल्पना आया था, नोवा हाइपोथेसिस, फ्रेड होयल व लिटिलटन महोदय के अनुसार ये 1939 में दिया गया था। इन्होंने अपना एक बुक लिखा था जो कि नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इसमें इसका व्याख्या किया था नवतारा परिकल्पना का। ठीक है, इन्होंने बोला था कि ये नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है परिकल्पना। ठीक है, तो देखिए इसको डिटेल्स में कुछ जान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहला था आपका कुशल तारा परिकल्पना। ठीक है, जो कि आप लोग की एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा था परिकल्पना राशि, मतलब कि बाह्यपरासी परिकल्पना, जो कि इमैनुअल कांट का था। ठीक है, ये था इमैनुअल कांट का था। ठीक है, इमैनुअल कांट्स हाइपोथेसिस। ठीक है, देखिए दोस्तों इमैनुअल कांट का था। ठीक है, तो यह कह रहा था कि इमैनुअल कांट जो बाह्यपरासी परिकल्पना है, यह क्या है, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। ठीक है, इमैनुअल कांट के अनुसार ब्रह्मांड में क्या था, दैव निर्मित आद्य पदार्थ है, जहां तहां बिखरे हुए थे, स्थिर थे, ठंडा थे, गुरुत्वाकर्षणहीन थे। अचानक इसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ, सारे पिंड क्या हुए, आपस में टकराने लगे, मतलब कि कोलिजन करने लगे। ठीक है, टकराने से क्या हुआ, घर्षण हुआ, घर्षण से हीट पैदा हुआ, हीट से मोशन आया, मतलब कि गति आया, और गति आया, कालांतर में एक घूमता हुआ क्या बन गया, एक आग का बहुत बड़ा पिंड बन गया। ठीक है, अब करोड़ों वर्षों में ये क्या हुआ, ऊपर की जो भाग हुआ वो शीतल होने लगा, मतलब कि ठंडा पड़ने लगा, जिसमें केंद्र प्रसारित होने लगा, मतलब कि केंद्र बढ़ने लगा, इस टाइप का केंद्र आने लगा। ठीक है, और 9 छल्ले इससे अलग हो गए, जिससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी जाती है, और मूल पिंड को सूर्य कहा गया। ठीक है, तो ये बाह्यपरासी परिकल्पना इमैनुअल कांट के अनुसार था। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना, बहुत ज्यादा आलोचना हुई। ठीक है, कि जब ये जैसे स्थिर था तो स्थिर किस बल के कारण था, तो आलोचना में यहाँ पे था कि पहले यह किस बल के कारण स्थिर था। ठीक है, अब ये अचानक गुरुत्वाकर्षण आ गया, तो गुरुत्वाकर्षण अचानक क्यों हुआ, इसका स्पष्टीकरण उन्होंने नहीं दे पाया। ठीक है, और तीसरा था 9 पिंड ही अलग क्यों हुए, जैसे कोई भी बड़ा पिंड से 9 पिंड ही अलग क्यों हुए। ठीक है, तो ये थी आलोचनाएं, तो इनका सक्सेसफुल नहीं रह पाया। ठीक है, आइए नेक्स्ट परिकल्पना की ओर। दोस्तों देखिए निहारिका परिकल्पना, ये लाप्लास के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि इमैनुअल कांट के सीमाओं को खत्म करके पहले ही मान लिया गया कि यह क्या है, गतिशील है, गर्म है और आग का गोला है। गतिशील, गर्म, आग का गोला है। ठीक है, इमैनुअल कांट का जो था वो अभी देखे बाह्यपरासी परिकल्पना में बताया गया था ना कि वो क्या था,
स्थिर था और ठंडा था और गुरुत्वाकर्षणहीन था, तो उसको क्या किया गया था, आलोचना किया गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मान लिया गया था कि यह गतिशील गर्माकार गोला है। ठीक है, अब देखिए लाप्लास महोदय क्या बोलते हैं। लाप्लास महोदय निहारिका से 9 पिंड अलग होने की बात नहीं कही, बल्कि एक ही पिंड का 9 भागों में विभाजन की बात कही। ठीक है, जैसे इन्होंने 9 पिंड से, निहारिका से 9 पिंड अलग होने की बात नहीं कही। अब निहारिका क्या होता है, ठीक है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा निहारिका क्या होता है। तो देखिए निहारिका क्या है, धूलकण, हाइड्रोजन, हीलियम और तथा बहुत सारे गैसों का एक बादल है। ठीक है, उसी को निहारिका बोलते हैं। पहले निहारिका या फिर इसी को नेबुला बोला जाता था। तो ये लैप्लास महोदय ये नहीं बोले निहारिका 9 पिंड अलग होने की बात नहीं कही है। ठीक है, निहारिका से 9 पिंड अलग होने की बात नहीं कही है, बल्कि एक ही पिंड से 9 भाग हुआ है। एक ही पिंड से क्या हुआ है कि 9 भाग हुआ है, जिससे 9 ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, देखिए इनका भी सक्सेस नहीं रहा, लेकिन पढ़ना तो है। अब ज्वारीय परिकल्पना देखिए, टाइडल हाइपोथेसिस बोलते हैं जिसको। तो ये इनका प्रतिपादक थे जेम्स जेम्स एवं जैफरीज। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार था सूर्य के अलावे एक विशाल तारा था। ब्रह्मांड में सूर्य के अलावे एक विशाल तारा था जो आयतन, गति, गुरुत्वाकर्षण में वर्तमान सूर्य से कहीं बहुत ज्यादा था। ठीक है, अचानक ब्रह्मांड में वो आता है और सूर्य के नजदीक होने के कारण ज्वारीय उद्भेदन होने लगता है। जैसे अचानक आया, ये है और ये सूर्य था। ठीक है, ये इसके नजदीक होने के कारण क्या हुआ, अचानक आया ब्रह्मांड में और इसके थ्रू ये ज्वारीय उद्भेदन होने लगा। ठीक है, ज्वारीय उद्भेदन होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि एक फिलामेंट टाइप का, इस टाइप का फिलामेंट टाइप का क्या हो गया कि एक पिंड अलग हो गया। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक फिलामेंट अलग हो गया। देखिए क्या बोल रहा है, के कारण ज्वारीय उद्भेदन होने लगा, जिसके फलस्वरूप सूर्य से एक फिलामेंट की तरह एक पिंड अलग होकर इसके पीछे पीछे चलने लगा। लेकिन न तो वह वर्तमान सूर्य में मिल सका और न ही उस विशाल तारा में मिल सका, और उस पिंड के 9 भाग हो गए, जिससे 9 ग्रह की उत्पत्ति मानी गई। ठीक है दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैं बता दिया हूं। तो दोस्तों आइए अब 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन हर वीडियो में लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन होता है। तो देख लीजिए टॉप 10 क्वेश्चन क्या क्या है। तारों मतलब कि स्टार्स का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, दूसरा, मंदाकिनी एक बार रोटेशन करने में कितने वर्षों में पूरा करता है, मतलब कि मंदाकिनी एक बार रोटेशन कितने वर्षों में पूरा करती है, तो ये करती है 50 करोड़ वर्ष, लगभग 50 करोड़ वर्ष में। ठीक है, सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर कितने चाल से पूरा करता है, ठीक है, तो ये 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य या तारा को मुख्यतः कितने लेयर में बांटा गया है, सूर्य या तारा मुख्यतः कितने लेयर में बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है 3 लेयर में। ठीक है, लंदन और भारत के बीच समय का अंतराल कितना है, तो 5.5 घंटा भारत का आगे है, 5.5 घंटा अंतराल हो जाएगा। तो ये और क्या है, तो आगे, लंदन से आगे है 5.5 घंटा। ठीक है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है, बुध, या फिर अंग्रेजी में मरकरी बोला जाता है। किन 2 ग्रहों के बीच में अवांतर ग्रह पाया जाता है, तो अवांतर ग्रह ये मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है, तो ये है प्रॉक्सिमा
सेंटरी, प्रॉक्सिमा सेंटरी, ठीक है। वायव्य राशि परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है और पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, ये आप लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये थी हम लोग का आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।